एम आई ऑडिबल? ओके। अच्छा, सबसे पहले एक दो छोटे मोटे अनाउंसमेंट्स हैं। ये एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉइड जो भी है, प्लीज अपना रीनेम करें एक्चुअल नेम पे। आप में से किसी ने भी अगर अपना एक्चुअल नेम नहीं रखा हुआ है तो एक्चुअल नेम रखे, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेटर्स को अटेंडेंस लेना होता है तो उसी के हिसाब से लेते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, इतना इशू नहीं होगा। जब मैं कुछ लिखूंगा तो बहुत क्लियरली दिखेगा आप लोगों को, ठीक है? So, about myself, my name is Ashish. 2015 में मैंने बीटेक कंप्लीट की और 5 साल से मैं टीचिंग में हूँ, राइट? और मैंने इंडिया की अलग अलग जगहों पे पढ़ाया है और फिलहाल अभी अवंती छपरा सेंटर पे पिछले साल सितंबर में आया था। और मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को 8 to 12 के स्टूडेंट्स को मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। 8 to 10 में फाउंडेशन रहता है, 11 12 में जेईई या बोर्ड्स जो भी बैच के हिसाब से रहते हैं। इसके अलावा जो ओलंपियाड वगैरह रहते हैं उसमें जो मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट होता है, जैसे एनटीएसी अगर आप लोगों को पता होगा तो एनटीएसी में जैसे मैथ वाला सेक्शन है तो मैथ वाले सेक्शन की चीजें भी मैं डील करता हूँ। क्योंकि कैट में मैंने 99% स्कोर किया था तो वो सारी चीजें मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है। ओके, सो दिस इज अबाउट माय सेल्फ। शुरू करते हैं क्लास के साथ गाइस, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। और राइट, तो आज का जो फंडा रहेगा वो होगा बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है? बेसिक मैथमेटिक्स में क्या होगा, कुछ ऐसी चीजें जो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ी है 9th 10th में, जिसके ऊपर एक छोटा सा ब्रशअप हो जाएगा और जैसे ही वो छोटी मोटी चीजों के ऊपर डिस्कशन हो जाएगा फिर हम जल्दी से टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, जल्दी से टॉपिक शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अब जैसे कि डिस्कशन जो होती है, ठीक है, तो होता है सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स, क्योंकि हम अल्टीमेटली किसकी बात कर रहे हैं, हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। एंड मैथ्स में क्या है, मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, ठीक है? नंबर्स के साथ डील करते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स आप सबको पता होना चाहिए कि शुरुआत होती है किससे, नेचुरल नंबर से, फिर किस पे हम जाते हैं, फिर हम जाते हैं होल नंबर पे, फिर जाते हैं हम इंटीजर्स पे, राइट? अभी ये जो इंटीजर्स वाला पार्ट आता है ना, मुझे नहीं लगता कि किसी को नेचुरल नंबर और होल नंबर में कोई डाउट है, लेकिन जब बात होती है इंटीजर्स की ना, तो क्या है कि आपको टाइप्स ऑफ इंटीजर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, आप में से कितनों को लगता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, रुक रुक के आ रहा है, 1 मिनट बस टाइम दो मेरे को। ओके गाइस, इश्यू एक्चुअली ये है ना कि हमारा वाईफाई थोड़ा अभी काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण जियो 5 से हम लोग अभी क्लास रन कर रहे हैं, तो इसलिए हल्की फुल्की लैग हो रही होगी, बट अभी होपफुली अभी नहीं होगा, तो डिवाइसेस डिस्कनेक्ट कर दिए गए। ओके, सो जैसे मैं कह रहा था कि इंटीजर्स में है नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। अब बताइए आप में से कितने लोगों को लगता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर सेम चीज है? आप में से कितनों को लगता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर सेम होते हैं? बताइए। Guys, how many of you think that non-negative integers and positive integers are the same?
क्या ये सेम होते हैं या अलग होते हैं? यस और नो करके चैट बॉक्स में बताओ, यस और नो करके चैट बॉक्स में बताओ। तो अरीज का रिप्लाई आया है, सिद्धि का रिप्लाई आया है, अमन का रिप्लाई आया है, राशमी का रिप्लाई आया है। गाइस पार्टिसिपेट कीजिए। आपको क्या लगता है? सिंपल यस और नो करो। क्या ये दोनों सेम है तो यस लिखिए, अगर आपको लगता है दोनों अलग है तो नो लिखिए, बस सिंपल। पार्टिसिपेट करना जरूरी है गाइस, बिकॉज अल्टीमेटली पार्टिसिपेशन करोगे तभी आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। सो मैक्सिमम लोगों का कहना है नो, बट कुछ लोग अभी भी उसमें कह रहे हैं यस। सो देखिए क्या होता है, इन दोनों का जो डेफिनेशन है, इन दोनों के डेफिनेशन में जो डिफरेंस आता है ना, वो डिफरेंस आता है जीरो के कारण। ठीक है, डिफरेंस आता है जीरो के कारण। अब जीरो क्या है? वो भी एक इंटीजर है, लेकिन किस टाइप का इंटीजर है? पॉजिटिव या नेगेटिव? अब जनरली पीपल इसको कंसीडर करते हैं एज अ पॉजिटिव इंटीजर, बट वो गलत है, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अंतर होता है यार। जो डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन, नंबर लाइन तो आप लोगों को पता ही है। तो नंबर लाइन के एग्जैक्टली बीच में क्या होता है? नंबर लाइन के एग्जैक्टली बीच में होती है जीरो, और जीरो के राइट में होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो के लेफ्ट में होता है नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो के राइट जो डेफिनेशन आती है ना पॉजिटिव इंटीजर्स की या पॉजिटिव नंबर्स की, नेगेटिव नंबर्स की, वो डेफिनेशन ही जीरो पे बेस्ड है कि जीरो के राइट में पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव। ओके, तो जिन लोगों का आंसर था यस, सबसे पहली चीज, जीरो इज नाइदर नेगेटिव, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, तो ना ही ये नेगेटिव है ना ही ये पॉजिटिव है। तब देखिए, जब मैं आपसे पॉजिटिव इंटीजर की बात करता हूं, तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करने का मतलब क्या है? आप सीधा नेचुरल नंबर ही बता सकते हो। लेकिन जब मैं आपसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करता हूं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, अब नॉन नेगेटिव का मतलब हिंदी में क्या होगा? नेगेटिव नहीं है। अब नेगेटिव नहीं है तो क्या पॉजिटिव? नहीं, मैथ्स में नेगेटिव नहीं है इसका मतलब जीरो या पॉजिटिव। मैथ्स में इसका मतलब जीरो या पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आएंगी? यहाँ आएंगी जीरो एंड पॉजिटिव। ठीक है, जीरो एंड पॉजिटिव, राइट। तो इसमें और इसमें किस चीज का अंतर आया? जीरो का अंतर है। इधर जीरो काउंट नहीं होता है, इधर सिर्फ नेचुरल नंबर काउंट होता है, जबकि इसमें जीरो भी काउंट होता है एंड नेचुरल नंबर भी काउंट होता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यस रितेश, एनी क्वेश्चन? एंड बाकी लोग, जिन लोगों का यस था, जो कह रहे थे ये दोनों सेम है, क्या अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि ये नो क्यों है? इज इट क्लियर नाउ? क्षितिज, ज्योति, आकाश, रश्मि। ओके, तो ये सबसे पहली चीज जो जनरली लोग यहाँ पे गलती से अज्यूम करते हैं, तो ये एक पहली चीज है जो आपको नोट करना है। ओके, चलिए अभी इसको मैं आगे रब करता हूं। Repeat, Shekhar, the only difference between non-negative integer and positive integer, दोनों में डिफरेंस बस इतना ही होता है कि नॉन नेगेटिव में आता है जीरो एंड पॉजिटिव, तो जीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, और जबकि पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही रहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जीरो एक इस टाइप का इंटीजर है जो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव नहीं होना। अब नेगेटिव नहीं होना
मैथ्स में उसका मीनिंग है कि नेगेटिव नहीं है तो फिर वो या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। ओके, अब पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है गाइस? नेचुरल नंबर। इतना तो पता होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब नेचुरल नंबर। ओके शेखर, इज इट क्लियर नाउ? शेखर, इज इट क्लियर? आगे बढ़ सकता हूं? ओके अच्छा, अब एक डिस्कशन करना है मेरे को जल्दी से, 2-3 मिनट के अंदर खत्म करना है। डिस्कशन होगा रैशनल नंबर के ऊपर। गाइस ये जो पहला 15 मिनट अभी रहेगा वो 9-10 की चीजों के ऊपर होगा जो एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है। जैसे ही वो खत्म होगा फिर हम आएंगे 11th की चीज के ऊपर। ओके, तो रैशनल एंड इरैशनल नंबर, राइट? अब रैशनल का डेफिनेशन क्या होता है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, राइट? इसी को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब इरैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी जो रैशनल नहीं है उसको हम इरैशनल कहते हैं। तो इसमें किस टाइप की वैल्यूज आती हैं जिनका आप रूट नहीं निकाल पाते हो, जैसे कि √2। अच्छा गाइस आप लोग ये बताओ, आपको एबीसी दिख रहा होगा, राइट? एबीसी दिख रहा होगा। तो यहां पे बताओ इनमें से रैशनल कौन सा है? इनमें से रैशनल कौन सा है? रैशनल राइट, और इरैशनल? इरैशनल वेरी गुड, वेरी गुड। सो जनरली अब यहाँ पे क्या होता था ना, लोग जनरली सोचते हैं कि रूट के अंदर हम कुछ भी लिख देंगे तो वो इरैशनल हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि √4 को कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको रैशनल में कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि √2 और √3 को रैशनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये इरैशनल क्वांटिटी ही रहती है। तो ये इरैशनल है, ये इरैशनल है, और ये हमारा रैशनल क्वांटिटी है। ओके, तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि रूट के अंदर कुछ भी लिखा है तो इरैशनल होगा। अगर हम उसका रूट कैलकुलेट कर पाते हैं तो रैशनल हो जाएगा, रूट कैलकुलेट नहीं कर पाते हो तो इरैशनल हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा मैथ्स में क्या होता है कि सिंबल्स, आपको पता है कि सिंबल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं ना, बहुत जगह पे सिंबल्स यूज होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं w से, इंटीजर्स को कहीं पे z से रिप्रेजेंट किया जाता है तो कहीं पे i से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद रैशनल नंबर, बता सकते हो रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? चैट बॉक्स में बताओ यार, रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? 8 से करते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे हर जगह उसके स्टार्टिंग लेटर्स को ले रहे हैं हम लोग। अभी तक सिर्फ आरिज और अमृत का रिप्लाई आया, बाकी लोग? हाँ शेखर बताओ, गुलमेश्वर बताओ। ओके, सो जनरली मैक्सिमम लोगों का आंसर है क्यू, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है आर। ठीक है, तो द आंसर इज गाइस क्यू। इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखिए अगेन यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट क्यों होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग n है n, होल नंबर का स्टार्टिंग है w, इंटीजर का स्टार्टिंग है i, तो i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रैशनल नंबर का स्टार्टिंग r से होता है और हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं q से। तो ये एक चीज है जो बहुत बार लोग गलत सोच लेते हैं। फिर आता है लास्टली रियल। रियल नंबर, इसका स्टार्टिंग है, इसको हम r से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रियल नंबर को हम r से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, रियल नंबर का मतलब क्या होता है गाइस? रियल नंबर का मतलब होता है नंबर लाइन जो है ना,
मान लीजिए 0 लिखा, -1 1 2, तो इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं, इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, तो नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं, जो दिख रहे हैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो नहीं दिख रहे वो भी, जैसे कि बीच में 0.5 होगा, बीच में √2 होगा, सारे रैशनल वैल्यूज, सारे इरेशनल वैल्यूज, सारे के सारे वैल्यूज जो होते हैं नंबर लाइन के ऊपर, उनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे दूसरी चीज क्या है जो आपको नोट करनी है, स्पेशली उनको जो डाउट था कि रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर के अंदर दो कैटेगरी होता है, एक कैटेगरी रैशनल का और एक कैटेगरी इरैशनल नंबर का। ठीक है, एक कैटेगरी रैशनल का और एक कैटेगरी इरैशनल नंबर का, बस इतना। ओके, तो आई होप ये वाली चीज अभी तक क्लियर हो गई होगी। अच्छा, 1/0 को क्या लिखते हैं हम लोग? 1/0 को क्या लिखते हैं बताइए? वन बाई जीरो को 0 लिखते हैं। हाँ ज्योति सो अगेन मैक्सिमम लोगों का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है इनफाइनाइट, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है नॉट डिफाइंड। तो क्योंकि मैक्सिमम लोगों का आंसर इनफाइनाइट आ रहा है, तो पहले हम डिस्कशन करते हैं इनफाइनाइट के ऊपर। इनफाइनाइट क्या होता है गाइस, चैट बॉक्स में बताओ, या चाहो तो खुद को अनम्यूट करके भी बता सकते हो, चाहो तो खुद को अनम्यूट करके भी बता सकते हो। अच्छा, ये इंफिनिटी क्या होता है, क्या होता है क्या इंफिनिटी? शिवांश का कहना है एंडलेस क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अनुष्का का कहना है विच कांट एंड अप, दैट कांट बी डिफाइंड। ऐसी कोई बात नहीं है। इंफिनिटी आप किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हो बताओ? इंफिनिटी ये सिंबल है ना, तो सिंबल को किस चीज के लिए, जैसे सिद्धि का कहना है विदाउट लिमिट्स। बेसिकली गाइस इंफिनिटी जब मैं कहता हूं कि मान लो 1 करोड़ या 100 करोड़ टू द पावर 100 करोड़ टाइप, तो वो नंबर कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा। ठीक है, और वो बहुत बड़े नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस इंफिनिटी से। तो इसका सिंपल सा क्या क्या मीनिंग होता है, अ वेरी बिग पॉजिटिव नंबर। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर को इंफिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, अब वेरी बिग नेगेटिव नंबर, एक बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर को हम माइनस इंफिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात ये है ठीक है, अब बात ये है कि ये बहुत बड़ा नंबर डिफाइंड है, मैंने क्या लिखा, अ वेरी बिग पॉजिटिव नंबर। क्या ये बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर डिफाइंड है? नहीं डिफाइंड है। वो आप एक नंबर बोलो, ठीक है, आप लगाओ एक दिन लगाकर एक बहुत बड़ा नंबर बोलो, आपके साथ कोई दोस्त होगा, वो उससे बड़ा नंबर तो बोल सकता है ना, जो भी आप बोलोगे उसमें लास्ट में मान लो 1 ही ऐड कर देगा या 0.1 ऐड करके वो उससे बड़ा नंबर आपको बता देगा, राइट? तो अब जो इंफिनिटी होता है या माइनस इंफिनिटी होता है ना, ये खुद डिफाइन नहीं होते हैं, दे आर नॉट डिफाइंड प्रॉपर्ली।
ये है क्या फिर? दिस इज जस्ट अ नोशन, ठीक है, दिस इज जस्ट अ नोशन, दिस इज अ सिंपल आइडिया। किस टाइप का आइडिया? एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा, उसको लिखना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे। सिमिलरली एक बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर, उसको लिखना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम माइनस इंफिनिटी से उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके अमृत, मेरे ख्याल से आपके वहां पे थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू होगा, बिकॉज बाकी लोग प्रॉपर्ली क्वेश्चंस का रिप्लाई भी कर रहे हैं। ओके तो गाइस अगेन व्हाट इज इंफिनिटी? इट इज जस्ट अ नोशन, एक आइडिया है कि बहुत बड़ा नंबर है, लिखना पॉसिबल नहीं है, इंफिनिटी लिख देते हैं। बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है, माइनस इंफिनिटी से उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब क्योंकि हमारा ये चीज डिफाइंड नहीं है ना, तो जब 1/0 की बात करते हैं तो गाइस मैथ्स में एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 डिफाइंड नहीं है, ठीक है? क्लियर? ओके तो नाउ इतना आई होप अभी तक सही चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो जब 1/0 की बात करते हैं तो आप इंफिनिटी नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों होता है गाइस? चलो इसका भी एक छोटा सा मतलब देखते हैं, नॉट डिफाइंड क्यों होता है। देखो डिवीजन तो आप लोगों को पता है ना, डिवीजन क्या होता है, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अच्छा बताइए 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 2 राइट। अब समझो कि ये डिवीजन वर्क कैसे करता है। ये जो 4 है, 4 को या जो भी नंबर देता है ना, हम उसको 1 के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक एक के पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 4 को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट में डिवाइड होगा। अब हम उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को 2 के जितने भी पार्ट बनेंगे उनको अलग करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये 2 अलग हो जाएंगे, ये 2 अलग हो जाएंगे। तो 2 के कितने पार्ट बने? हमारे पास 2 पार्ट बने। इसलिए जब आप 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 2। मान लो ये 5 होता तो 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 2.5। अब उसमें क्या होता कि दो कंप्लीट पार्ट बने, लेकिन एक कंप्लीट नहीं बना, एक आधा ही बना। इसीलिए यहां पे कितना आया? 2.5 आया, इसीलिए यहां पे 2.5 आया, ठीक है? अब मान लो अगर मैं लेता हूं 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? अब ये कितना है? 0 डिवाइडेड बाय 2, आप सबको पता है इट इज 0 राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि 0 को कितने पार्ट में ब्रेक करें? कोई पार्ट में ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, और हमको क्या चाहिए? हमको 2 के पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो 0 को 2 के कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो बताओ? 0 को 2 के कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो? एक भी नहीं ना, एक भी पार्ट में ब्रेक नहीं होगा। इसीलिए इसका आउटपुट क्या आता है? इसका आउटपुट आता है 0। लेकिन अब इसी को मैं उल्टा कर देता हूं, 2 डिवाइडेड बाय 0। 2 डिवाइडेड बाय 0 का मतलब क्या हुआ? ऐसे करके मैंने 2 लिख दिया, ठीक? अब बताइए इस 2 को 0 के कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? इस 2 को 0 के कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो बताओ? एक भी नहीं, एक भी नहीं। 0 मतलब यहाँ जैसे कि 4/2, 4/2 का वैल्यू होता है 2 राइट? या 6/2 लिख लेते हैं। 6/2 का मतलब होता है 3। तो इसका तो यही मतलब हुआ कि 6 को हम 2 के 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 0/2, 0 को 2 के कोई भी पार्ट में डिवाइड किया नहीं जा सकता, इसीलिए कोई पार्ट बनेगा ही नहीं। कोई पार्ट नहीं बना, 0 पार्ट बने इसलिए 0। लेकिन इसकी बात करें तो ऊपर तो नंबर है और नीचे 0 है। अब 2 को 0 के पार्ट्स में डिवाइड करना पॉसिबल है ही नहीं। 0 पार्ट्स में कितनी बार ऐड करोगे? वो कितने पार्ट्स को जोड़ोगे ताकि 2 आएगा? तो वो चीज डिफाइंड ही नहीं है, राइट? इसीलिए हमारा एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स।
ओके, अगेन क्विकली रिवाइज करवा रहा हूं। इसमें 2 के कितने पार्ट्स बने? 3 पार्ट्स बने। इसमें 2 के कितने पार्ट्स बने? एक भी पार्ट नहीं बना, कुछ वैल्यू था ही नहीं। लेकिन इसमें वैल्यू था, लेकिन 0 के पार्ट्स में बनाना हमारे लिए पॉसिबल था ही नहीं, इसलिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड है आंसर और यहाँ पे 0 आंसर है। ओके, इसलिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड आंसर है और यहाँ पे 0 आंसर है। आई होप ये चीज अब थोड़ा सा क्लियर हो गया। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इंप्लाइज। इंप्लाइज का साइन कैसा होता है गाइस? चैट बॉक्स में बताओ इंप्लाइज का साइन कैसा होता है? इंप्लाइज का साइन कैसा होता है? इंप्लाइज पता है ना? अच्छा देखिए, शायद वहां पे होगा नहीं ये, इस कोई अनम्यूट करके बताएगा क्या? हाँ अमन, इसका मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब क्या होता है? और Which implies that? और हिंदी में बोलो यार, इंप्लाइज तो मैंने पहले ही बता दिया। है क्या कहती है? और या यार, उसका तो ये सिंबल होता ना। इसका मतलब है कि implies that सेशन से होता है। हाँ कुछ नहीं बोलता है। From देखो, implies that. जैसे आप नहीं ये करते हो, आप इक्वेशन जब लिख रहे होते हो कहीं पे, ठीक है, मान लो इस टाइप का कुछ इक्वेशन है, a + b = let's say 2a - 3b। फिर हम यहाँ पे ऐसे नहीं करते कि अच्छा अगर ये दिया हुआ है इसका मतलब a - 2a = -b - 3b, ऐसे ये वाली चीज वहां पे यूज करते थे ना। अब आप में से जितने लोग और या वगैरह कर रहे हो, ये और थोड़ी है। अगर ये इक्वेशन है तो इसका मतलब देखो ये होता है, इसका ये मतलब है, इस सिंबल का ही मीनिंग है, इसका ये मतलब है। जैसे आप x + 5 = 2 है, तो अगला स्टेप में आप क्या लिखते हो? अगर x + 5 = 2 है तो इसका मतलब x = 2 - 5 3। तो ये वाला क्या कह रहा है? ये तो बस बता रहा है, लेकिन अगर ये चीज ट्रू है तो इसका मतलब x का वैल्यू -3 होगा। तो ये जो इंप्लाइज है, इंप्लाइज, इसको हिंदी में क्या समझना है आपको? इसका ये मतलब है, ठीक है, सिंपल इसका मीनिंग ही इसका ये मतलब है। अच्छा, अब ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये सब? कुछ लोगों को लग रहा होगा फालतू की चीजें करवा रहे हैं, तो अभी मैं 4 स्टेटमेंट लिखूंगा बोर्ड के ऊपर और आपको बताना है कि उन 4 स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से स्टेटमेंट गलत है। ओके, और फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग कितना इंपॉर्टेंट हुआ है। और ये सारी चीजें यूज होती है बहुत ज्यादा, लोग इसको ध्यान भी नहीं देते हैं और गलती कर जाते हैं। चलो सोचना शुरू करो कि क्या ए सही है या गलत है, बी सही है या गलत है। चलिए, 4 स्टेटमेंट लिखे ना आपके बोर्ड पे, बताइए कि इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है। खाली अपना जो आंसर लिखोगे ना चैट बॉक्स में, उसमें लिखो कौन सा आपको सही लग रहा है। सिर्फ सही वाला लिखो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि बाकी को आप गलत कह रहे हैं। और देखो, हार्डली कोई होगा, यहाँ कितने लोग हैं, मुझे हटा दो और एक हमारे कोऑर्डिनेटर को हटा दो, 31 लोग हैं। 31 में से हार्डली 1 या 2 होगा कि चारों का सही आंसर बता पाएगा।
तो एकदम ध्यान से करना। और अगेन ये इंप्लाइज क्या है, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ना, x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसका ये मतलब x इज इक्वल टू 3। इस तरीके से पढ़कर इस क्वेश्चन का आंसर करना। तो मैं देख सकता हूं अभी तक कुछ लोगों ने आंसर लिखना शुरू कर दिया है, जिसमें से एक मिनट चैट को थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। अमृत अभी अपना म्यूट करके रखो वो। शेखर गलत है, शुभम गलत, सिद्दीक गलत, ज्योति आपका आंसर में ए एंड एन लिखे हुए हो, प्रियांशु गलत, अमन गलत, अनुष्का बाकी का कुछ रिप्लाई दिए नहीं हो, अगर आप कह रहे हो सिर्फ ए तो आप गलत, ज्योति गलत, शेखर गलत, नितेश गलत, रिवांश गलत, अमृत गलत, रश्मि गलत, अभिनव गलत, आरीज गलत, प्रियांशु, गौरव, गुलमेश्वर, अभयादित्य, रितेश, वैष्णवी, ओजस्वी, सबके अभी तक गलत है आंसर। प्रियांशु, एकलव्य गलत, अमृत अभी भी गलत है, सिद्धि अगेन चेक कीजिए। इनफैक्ट अभी तक किसी ने भी सही आंसर नहीं लिखा है, ओके अभी तक किसी ने भी सही आंसर नहीं लिखा है। पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचेगा, इस पॉसिबिलिटीज अनुष्का गलत है, क्षितिज पहला स्टूडेंट है जिसने सही आंसर दिया है, वेरी गुड क्षितिज, हाँ क्षितिज राइट, पहला स्टूडेंट है जिसने सही आंसर दिया है। एकलव्य का भी आंसर आ गया। प्रियांशु कह रहा है एवरीवन इज गेसिंग। चलिए आई होप जितना भी गेस करना था, गेस करने से पहले लोग थोड़ा तो सोच ही रहे होंगे, तो चलो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ओके। और स्टेटमेंट को जैसे पढ़ोगे वहीं पे पूरा आंसर है। अभिनव गलत है, x बराबर 3, इसका मतलब x स्क्वायर बराबर 9, x बराबर 3 इसका मतलब x स्क्वायर बराबर 9, ट्रू, क्योंकि x 3 होगा तो x स्क्वायर तो x इंटू एक्स होता है ना, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, राइट। तो जब भी x का वैल्यू 3 होगा उसका स्क्वायर का वैल्यू 9 ही होने वाला है, राइट। तो a तो ट्रू है, कोई डाउट नहीं, x बराबर 3 इसको पढ़ रहा हूं, इसका ये मतलब हुआ कि x स्क्वायर बराबर 9, तो ट्रू है। फिर आते हैं दूसरे पे, x स्क्वायर बराबर 9, इसका ये मतलब है कि x बराबर 3। अब ये गलत है, क्यों गलत है गाइस? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 का ही स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। ये देखो इसमें और इसमें अंतर है, इसमें यहां से इधर गए ना, इस स्टेप से इस स्टेप में गए हैं, लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है, इस वाले स्टेप से हम इस वाले स्टेप पे आ रहे हैं। तो x स्क्वायर बराबर 9 इसका मतलब है x बराबर 3, गलत। इसका ये भी तो मतलब हो सकता था कि x बराबर -3 है कि नहीं? इसका ये भी मतलब हो सकता था कि x बराबर -3 है, तो इसीलिए ये गलत हुआ। देखो जब कोई ऐसे कहता है ना तो 100% श्योरिटी के साथ बोलना पड़ेगा। जैसे ये वाली चीज जो है ना 100% श्योरिटी के साथ ये हमेशा ट्रू होगा, लेकिन अगर इसकी बात सोचोगे तो आप में से बहुत लोगों के दिमाग में आया कि ये गलत होगा, क्योंकि -3 भी तो हो सकता है,
अरे x स्क्वायर अगर 9 है तो x, इसका मतलब हुआ कि x 3 भी है या x माइनस 3 भी हो सकता था, इसलिए ये कट गया। अगला x स्क्वायर बराबर 9, इसका ये मतलब है कि x 3 नहीं है, ये कहना भी गलत है क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है। कोई अगर ये कह रहा है कि x स्क्वायर अगर 9 है इसका मतलब है कि x कभी भी 3 नहीं होगा, ये कहना गलत हो जाएगा क्योंकि श्योरिटी से तो कह ही नहीं सकते। ऐसे दो ही नंबर है जिनका स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, एक 3 है और एक -3 है। तो अगर कहीं पे किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है और आपको पूछा गया कि अगर एक नंबर को स्क्वायर करके 9 आया है वो नंबर बताइए, तो आप नहीं कह सकते कि 3 ही होगा, आप ये भी नहीं कह सकते कि -3 ही होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता था। और यही रीजन है कि ऑप्शन बी भी कैंसिल एंड ऑप्शन सी भी कैंसिल। ओके, एंड देन x स्क्वायर बराबर 9, देखो इंप्लाइज के ऊपर क्रॉस कर दिया तो इसको क्या कहेंगे, x स्क्वायर बराबर 9, इसका ये मतलब नहीं है कि x इज इक्वल टू 3, सही बोल रहे, x स्क्वायर बराबर 9 इसका ये मतलब नहीं है कि x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -3 भी हो सकता था। ओके, तो इसीलिए ये ट्रू होगी। क्लियर, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट कह रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि x 3 ही होगा, श्योरिटी से कह नहीं सकते हो, उसी चीज को इसने टेक केयर किया है। तो क्या ये समझ में आया अब आप लोगों को, आया समझ में कि ऑप्शन ए सही है सिर्फ एंड ऑप्शन बी सही है? बाकी लोग एक बार सर बाकी लोग एक बार चैट में यस कर दो, अगर एक चीज क्लियर हो चुकी है तो बताओ। इसी के साथ हम हमारा बेसिक मैथ्स वाला पार्ट जो है वो खत्म है और अब हम शुरू करेंगे नई चीजें। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर रिस्पांस। चलिए अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजों के ऊपर आते हैं। ये चीजें थी जो आप लोगों ने पहले की हुई थी और एक बार मुझे रिवाइज करवाना जरूरी था। अच्छा, अब मेरा टारगेट क्या होगा गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं शुरू करूंगा इनइक्वालिटीज चैप्टर, ठीक है, जो जनरली मैथ्स में कोई भी बैठता है 11 शुरू करता है, तो ऐसे तो आपके एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है सेट्स। सेट्स थोड़ा सा इजी हो जाता है, उतना खास इंटरेस्टिंग भी नहीं है। इनइक्वालिटीज उसके कंपैरिजन में खासा इंटरेस्टिंग है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, राइट। तो पहले हम इनइक्वालिटी, मॉडुलस, लॉगरिथम, ये तीन चीजें करेंगे, उसके बाद हम सेट्स पे आएंगे। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं। अब ये जो चैप्टर है इनइक्वालिटीज, इसमें कुछ चीजें हैं जो हमको देखनी है। अच्छा, आप में से क्या मेरे को कोई बता सकता है कि इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के बीच में क्या अंतर होता है? क्या आप में से कोई बता सकता है कि इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी के बीच में क्या अंतर होता है? चैट में बताइए या फिर खुद को अनम्यूट करके बताइए। अनम्यूट करके भी बता सकते हो, चैट में भी बता सकते हो। इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी में क्या अंतर होता है गाइस? हाँ बताइए। बताइए अनमोल। एनीवन, कोई पार्टिसिपेट करेगा? सर, जिसके वेरिएबल में ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल यूज होता है उसको इनइक्वालिटीज कहते हैं, जिसमें यूज नहीं होता है उसे इक्वालिटी कहते हैं। अच्छा, तो एक चीज पता चला कि इक्वालिटी में इक्वल टू का साइन रहता है और इनइक्वालिटी में हम ये हो सकता है ग्रेटर देन लेस देन।
ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन। ठीक है, ये हो गया राइट। अब आप में से आप ही बताओ, चलो ये साइन का पता चल गया, अब वैल्यूज के बारे में कुछ कह सकते हो? क्या मैं ये कह सकता हूँ गाइस कि इक्वालिटी में ना फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे लिखा है मैंने x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे लिखा है मैंने x ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, x का सिर्फ एक ही वैल्यू है 5 एंड x ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या है 5 x से का बड़ा, x का वैल्यू 5 से बड़ा है। अब 5 से बड़े में बताओ कौन सा वैल्यू आएगा? कोई भी आ सकता है, 6 7 कोई भी आ सकता है, 6 7 भी आ सकता है, 6.1 भी आ सकता है, 5.1, बहुत सारे वैल्यूज हो गए ना, बहुत सारे वैल्यूज। तो इस क्या बेसिक डिफरेंस है कि जो इक्वालिटी होती है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आते हैं, एक आएगा कहीं कहीं पे 2 ही वैल्यूज आएंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगे। लेकिन जैसे ही बात करेंगे हम इनइक्वालिटी का, वहां पे इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाता है। ऐसा क्यों इनफाइनाइट? क्यों? क्योंकि मान लो कि क्वेश्चन सॉल्व किया और इंफिनिटी का रेंज आया 5 से 6, मतलब x का वैल्यू 5 से 6 के बीच में ही लाई करेगा। तो आपको पता है कि 5 से 6 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो इनफाइनाइट नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इक्वालिटी में फाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट आता है, इनइक्वालिटी में इनफाइनाइट आउटपुट आता है, ओके। ये मेन डिफरेंस है। अच्छा, अब जब ये बात बता ही दिया मेरे को आकाश, आई थिंक आकाश या आनंद था, तो अब इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन, और देखना अगेन बहुत लोग इसमें गड़बड़ी करेंगे। ये ए और बी दिख रहा है ना, बताइए कि इसमें से, अच्छा एक और लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, एबीसीडी दिख रहा है, फटाफट बताओ आपको इनमें से कौन सा सही लग रहा है और कौन कौन से सही लग रहे हैं, चैट बॉक्स में बताओ यार, ठीक है। देखिए अगेन ये सारी बेसिक चीजें हैं जिसमें अगेन बहुत लोग गलत करेंगे, बट गलती अभी करो, गलती से सीखो और चीजों को नोट करके रखो। इसमें से आपको कौन सा गलत लग रहा है? देखिए शुरुआत ही गलती से हुई है, अमृत राज ने कोई नहीं लिख दिया, निशांत बोल रहा है बी एंड सी आर करेक्ट, ए सी सही होगा। नहीं चैट में बताओ, अभी प्लीज अनम्यूट मत करो, ठीक है। और मैं आप लोगों को बस 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट में चैट में जितना रिप्लाई कर सकते हो करो, फिर मैं सबका आंसर देखूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सा सही है। देखो सोचो, एकदम बेसिक चीजें पूछ रहा हूं अभी मैं, कोई जेई शुरू नहीं हुआ है अभी तक, कोई 11th नहीं शुरू हुआ है। अभी तक जितने लोगों ने रिप्लाई किया है ना, उसमें से शालिनी ने अभी तक सिर्फ सही आंसर दिया है, अब गौरव कुमार ने भी सही आंसर दिया है। शालिनी एंड गौरव ने अभी तक सिर्फ सही आंसर दिया है क्वेश्चंस का। प्रियांशु, और क्योंकि किसी एक ने, गौरव ने एवरीवन करके आंसर दिया था, ओके यस प्रियांशु, वेरी गुड। हाँ प्रियांशु देखा मैंने, ठीक है। चलिए, तो अब रिवांश का भी आंसर सही आया है, अनमोल प्रिया का भी आंसर सही है। देखिए अब इसका मतलब समझिए, ठीक है, क्योंकि हम इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको इन सिंबल्स का तो मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए इसका और इसमें अंतर क्या है, ये कहता है ग्रेटर देन और
इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कहता है ग्रेटर देन। ऊपर वाले का हिंदी में अगर पढ़ोगे तो क्या बोलोगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू को बोलोगे या तो बड़ा होगा, राइट, एक नंबर दूसरे नंबर से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। इसका सिंपल सा यही मतलब आएगा ना आपको हिंदी में अगर सोचने की कोशिश करोगे। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि ये स्ट्रिक्टली बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो जब ये वाला पार्ट होता है ना, और वाला जो कंडीशन होता है, जैसे आप नहीं बोलते होगे कि यार मेरा बुक नहीं मिल रहा है, या तो ए लेके गया होगा या बी के पास होगा। तो जब आप इस तरीके का और वाला पॉसिबिलिटी रखते हो तो दोनों में से किसी एक के पास होता है, राइट, यानी दोनों आए थे, इन्हीं में से कोई एक बुक लेकर गया होगा, तो उधर या तो बुक आपको ए के पास मिलेगा या फिर बुक आपको बी के पास मिलेगा। तो दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो आपने जो स्टेटमेंट बोला वो आपका स्टेटमेंट हो गया ट्रू। और अगर दोनों के पास बुक नहीं मिला तो जो आपने स्टेटमेंट बोला कि या तो ए के पास बुक होगा या बी के पास बुक होगा, फिर वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास ही नहीं मिला, राइट। तो जब ये स्टेटमेंट होता है तो आपको दोनों कंडीशन को चेक करना है, दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको उसे ओके करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसको हिंदी में पढ़िए। इस सिंबल का मतलब क्या है? या तो बड़ा है या बराबर है। तो 4 3 से बड़ा है या फिर 4 3 के बराबर है। तो दोनों में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया? 4 3 से बड़ा है, तो इसीलिए ये हमारा ट्रू, ठीक है। 4 3 से बड़ा है। देखो और होता है, ठीक है, एंड नहीं है। एंड का मतलब है होना ही पड़ेगा, और का मतलब है या तो ये हो या फिर ये हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो इसीलिए 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज ट्रू। अब यहाँ पे बहुत लोग इसी को गड़बड़ करते हैं। 5 5 से बड़ा है या 5 5 से बड़ा है या 5 5 के बराबर है। आप क्या बोलोगे? सर 5 5 के बराबर है, बोलोगे कि नहीं? क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी भी ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 3 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, तो सीधा ट्रू हो गया। लास्ट वाला क्या 5 5 से बड़ा है? नहीं, इसीलिए ये गलत है, ठीक। अच्छा एक और साइड में छोटा सा लिख देता हूं मैं। इसको भी एक बार बताना, तो ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है ये? हाँ प्रियांशु बताओ। फॉल्स है। फॉल्स क्यों? क्योंकि 3 4 से मतलब इसका मतलब क्या हुआ? या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। क्या 3 4 से बड़ा है? नहीं। क्या 3 4 के इक्वल है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट में दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसीलिए ये क्या हो गया? ये हो गया फॉल्स, ठीक है। तो अब बताओ आप में से क्या किसी को भी ए बी सी डी ई, इसको ई मानना, ए बी सी डी ई में से किसी में डाउट है तो आप मुझे फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी में भी डाउट है चैट बॉक्स में बताओ, एक बार डिस्कशन करेंगे वरना हम आगे चलेंगे। क्योंकि गाइस इसका कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में क्लियर रहना चाहिए ना। देख सकते हो कि सिर्फ 3 से 4 स्टूडेंट्स का सही आंसर था। हाँ बोलो अमन। सर फिर से एक बार बता दीजिए, हम थोड़ा बाथरूम गए थे। चलो ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपको पता है। हिंदी में क्या पढ़ोगे कि या तो बड़ा होने वाला है या इक्वल होने वाला है। तो दो में से ना कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये इस इनइक्वालिटी का जो भी स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट हो जाता है ट्रू। जैसे सिंपल सा गाइस, जब भी कंफ्यूजन होगा ना तो इस एग्जांपल को याद रखना कि कोई पूछ रहा है आपसे कि आपकी मैथ्स की बुक कहाँ है, तो आप बोलोगे कि यार मैथ्स वो ए और बी आए थे बुक लेने के लिए, तो या तो ए के पास होगा या बी के पास होगा। अब मैं गया, मैं ए के पास बुक लेने गया, मुझे नहीं मिला, मैं बी के पास बुक लेने गया, वहां पर मुझे बुक मिल गया। तो आपने जो स्टेटमेंट मुझे कही थी कि बुक जो है वो ए के पास होगा या बी के पास होगा, वो स्टेटमेंट ट्रू हो गया क्योंकि दोनों में से किसी एक के पास बुक थी।
अब दोनों के पास तो होया नहीं, बुक आपकी एक ही थी, राइट? तो दोनों के पास साथ में नहीं होने वाला, दो में से किसी एक के पास बुक होगी। लेकिन अगर मैं ए के पास गया बुक नहीं मिली, बी के पास गया बुक नहीं मिली, दोनों के पास बुक नहीं मिली, तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से जब इसकी बात करते हैं 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब है या तो 4 3 से बड़ा होना चाहिए या 4 3 के बराबर होना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। तो 4 3 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 4 3 से बड़ा है, राइट? तो इसीलिए ये ट्रू। 5 5 से बड़ा नहीं है, लेकिन 5 5 के इक्वल है, इसीलिए ये ट्रू। 4 3 से बड़ा होता है, ट्रू। 5 5 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए फॉल्स। और 3 ना ही 4 से बड़ा होता है और ना ही 4 के इक्वल होता है, इसीलिए ये फॉल्स। तो क्लियर है अमन अब ये? ओके सर, क्लियर है। हाँ, चलिए, तो ये सिंबल्स का आपको मतलब पता चल गया होगा। अब आते हैं हम इंटरवल्स पे, ठीक है? इंटरवल्स पे क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जब डिस्कस किया कि इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में क्या अंतर होता है, तो इक्वालिटी में हमको फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिलता है, लेकिन इनइक्वालिटी में हमको एक रेंज मिलता है, राइट? 5 से 6, 10 से 50, इस टाइप का एक रेंज मिलता है। तो मैथ्स में उसको रिप्रेजेंट करने के ना अलग-अलग तरीके होते हैं, उन्हीं तरीकों को हम यहाँ पे भी देखेंगे, ओके? जिसको हम कहते हैं इंटरवल रिप्रेजेंटेशन। और यहीं से आपका प्रॉपर चैप्टर शुरू होता है इनइक्वालिटी वाला, ओके? इंटरवल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि देखिए अगर मैंने लिखा है 3 से 5 और ये ब्रैकेट लगाया, एक ये हो सकता है, पहले लगाते हैं ये वाला ब्रैकेट, फिर लगाते हैं ये वाला ब्रैकेट। अच्छा, क्या आप में से किसी को पता है इसका मतलब क्या है मैथ्स में? अगर कहीं पे आपको इस तरीके से दिखा हुआ होगा तो क्या मतलब है इसका, कोई बता सकता है? 3 और 5 के बीच में सर। सिर्फ 3 और 5 के बीच में बोलोगे? सर 3 से कम और 5 से ज्यादा नहीं, 3 से भी कम और 5 से भी कम। वेरी गुड। या सर, ये 3 से भी कम और 5 से भी कम। हेलो सर। हाँ प्रियांशु बोलो। सर फर्स्ट का है कि 3 और 5 के बीच में, बट 3 और 5 इंक्लूड नहीं होगा। हाँ वेरी गुड। सेकंड का है कि 3 और 5 भी इंक्लूड होगा। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, एग्जैक्टली टू द पॉइंट आंसर किया प्रियांशु ने। इसका मतलब है कि अगर मैं लिखूं ऑल वैल्यूज, ठीक है, या ऑल नंबर्स बिटवीन 3 and 5, तो 3 से लेके 5 तक के बीच का सारा वैल्यू एक्सक्लूडिंग 3 and 5, लेकिन 3 और 5 को इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है? 3 और 5 को इंक्लूड नहीं करोगे, 3 से 5 तक का सारा वैल्यू होगा, लेकिन एंड पॉइंट नहीं आता है। तो ये जो इसको कहते हैं गाइस ओपन ब्रैकेट, जो कर्व वाला ब्रैकेट लगाया है ना, इसको हम यहाँ मैथ्स में इनइक्वालिटी चैप्टर में बोलेंगे ओपन ब्रैकेट। और ये जो इस तरीके का लगाया है इसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट वाला कहते हैं, कुछ लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, बट इनइक्वालिटी चैप्टर में इसको बोलेंगे क्लोज और इसको बोलेंगे ओपन और इसको बोलेंगे क्लोज, ठीक है? तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑल नंबर्स बिटवीन, अच्छा जब मैं नंबर लिख रहा हूं ना तो ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ 3 4 5 का बात कर रहा हूं, सारा रियल वैल्यू 3.29 समथिंग समथिंग वो सारा चीज आएगा। तो ऑल नंबर्स बिटवीन 3 and 5 इंक्लूडिंग 3 and 5, ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा अगर कहीं पे मैथ्स में अभी आपको रिप्रेजेंटेशन दिखेगा, आपको समझ में आना चाहिए कि 3 से लेके 5 तक का सारा वैल्यू, साथ में 3 को भी गिनना है और 5 को भी गिनना है, ओके? फिर तीसरा, अच्छा अब ये क्या है? एक जगह पे क्लोज ब्रैकेट है और एक जगह पे ओपन ब्रैकेट है, तो कहीं ना कहीं दोनों का 3 कॉन्सेप्ट इंक्लूड होगा पर 5 नहीं। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल नंबर्स बिटवीन 3 and 5 इंक्लूडिंग 3
बट एक्सक्लूडिंग 5, ठीक है, इंक्लूडिंग 3 बट एक्सक्लूडिंग 5। तो 3 को इंक्लूड किया गया है और 5 को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो आई होप ये चीज अभी क्लियर हो गई होगी। अच्छा देखिए इसको ना नंबर टाइम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये भी जानना तो अभी बहुत जरूरी है हमारे लिए। समझ नहीं आया शेखर? शेखर ये खाली एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि हम ये खाली इंटरवल को शो करता है। जैसे अगर 3 से 5 लिखा हुआ है, दोनों पे इस तरीके का सिंपल सा सर्कल शेप का ब्रैकेट है, तो उधर बोलते हैं कि इसका मतलब हुआ 3 से लेके 5 तक का सारा रियल वैल्यू आएगा, ठीक है, लेकिन 3 को नहीं गिना जाएगा और 5 को नहीं गिना जाएगा। और जब इस तरीके का ब्रैकेट के अंदर हम 3,5 लिखेंगे ना, 2 नंबर, तो इसका मतलब हुआ 3 से लेके 5 तक का सारा नंबर काउंट किया जाएगा और 3 भी काउंट किया जाएगा और 5 भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। और ये तीसरा जो देख रहे हो, इसमें एक जगह पे क्लोज ब्रैकेट है और एक जगह पे ओपन ब्रैकेट है। तो जब जहां पे भी क्लोज होता है ना, हम उस एंड पॉइंट को काउंट करते हैं। तो देखो तीनों में क्या है, तीनों में एक चीज बराबर है, ऑल वैल्यूज बिटवीन 3 and 5, ऑल वैल्यूज बिटवीन 3 and 5, ऑल वैल्यूज बिटवीन 3 and 5। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों ओपन था तो 3 5 को हटा दिया गया, ये दोनों क्लोज था तो 3 5 को भी इंक्लूड किया गया, और यहाँ पे एक जगह क्लोज है एक जगह ओपन है, तो इसीलिए 3 को इंक्लूड किया है जहां पे क्लोज था और 5 को एक्सक्लूड किया है जहां पे ओपन था, ठीक है। तो क्या शेखर समझ में आ गया? सर एक मिड ब्रैकेट सॉरी स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट से इतना डिफरेंट करता है? डिफरेंस तो खाली एंड पॉइंट का है, और अल्टीमेटली ये कुछ नोटेशंस है, जैसे मैंने बताया ना कि मैथ में बहुत सारे आपको नोटेशंस के साथ डील करना पड़ेगा, तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है बस, कि अगर ये दिखा है तो एक मैथमेटिशियन को समझ में आएगा कि बताया जा रहा है 3 से लेके 5 तक के सारे रियल वैल्यूज को काउंट करना है, लेकिन 3 को काउंट नहीं करेंगे और 5 को काउंट नहीं करेंगे। तो खाली अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं, ठीक है, इन दोनों में क्या चीज एक्स्ट्रा आ गया? सब कुछ सेम है, बस 3 एक आ गया और 5 आ गया। अगर मैं बी और सी का बात करूं तो क्या अंतर है? 3 में जितना नंबर था, बी में जितना नंबर था, सी में वो सारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन बस 5 को हटा दिया गया। तो बी वाला में से सारे नंबर्स में से खाली 5 को हटा देंगे आप, तो आपको सी वाली चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो बस एक रिप्रेजेंटेशन है कि अच्छा इस रिप्रेजेंटेशन का ये मतलब है, इस रिप्रेजेंटेशन का ये मतलब है। जैसे कि कहीं पे आपको n लिखा हुआ दिखता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? नेचुरल नंबर आता है ना। ये कुछ नोटेशंस पहले ही बनाए गए हैं अब हमारे अंडरस्टैंडिंग को इजी करने के लिए, और सबको ही उसकी को देखकर सेम चीज को सोचे, इसीलिए। तो क्या अब ये चीज क्लियर है? अच्छा अभी देखो कि इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन जानना भी आपके लिए जरूरी है। तो जब मैं ऐसे लिखता हूं ना, नंबर लाइन के ऊपर मैंने 3 और 5 लिखा है, तो 3 से लेके 5 तक का सारा वैल्यू है, इसीलिए मैं क्या करता हूं, ऊपर 3 से लेके 5 तक के बीच का मैं एक सीधा लाइन बना दूंगा, ठीक है। लेकिन क्या 3 इंक्लूडेड है यहाँ पे? नहीं है। 5 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो ठीक 3 के ऊपर ना हम क्या करते हैं, छोटा सा ओपन सर्कल बनाते हैं, और वैसे ही 5 के ऊपर भी ठीक एक छोटा सा ओपन सर्कल बनाते हैं। ओके, ऐसा क्यों करते हैं? ये इसी चीज का, जैसे ये स्टेटमेंट हुआ ना, तो इसी चीज का ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। डायग्राम से आपको यही चीज समझ में आना चाहिए कि अच्छा 3 के ओपन ओपन है, 5 के ऊपर ओपन सर्कल है, बाकी 3 से लेके 5 के बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ की गई है। तो इसका मतलब है कि 3 से लेके 5 तक की सारी वैल्यूज को काउंट किया गया है, 3 को हटाया और 5 को हटाया। ओके, अब इसकी बात करें, अगला वाला। तो ये क्या है? ये भी कुछ इसी तरीके का है। यहाँ भी 3 से लेके 5 तक के बीच में पहले हम लाइन खींचेंगे। अब 3 भी क्लोज है, 5 भी क्लोज है, तो जैसे जब पॉइंट को नहीं गिनना होता है तो हम ओपन सर्कल बनाते हैं। अब पॉइंट को भी अगर गिनना है तो हम एक छोटा सा क्लोज सर्कल बना देते हैं बस, ठीक है। तो इससे क्या पता चल जाएगा आपको कि इस और इसमें अंतर दिख जाएगा अच्छे से। और तीसरा वाला, तीसरे वाले में क्या है कि
3 से लेके 5 का पहले एक लाइन बना दीजिएगा। अब 3 पे क्लोज्ड है तो 3 के ऊपर हम बनाएंगे एक क्लोज सर्कल और 5 के ऊपर बनाएंगे ओपन सर्कल, क्योंकि 5 पे ओपन था। ठीक है, यस प्रियांशु, अगर हमको एंड पॉइंट इंक्लूड करना होता है ना तो हम उसको डार्क छोटा सा एक डार्क सर्कल बना देते हैं, और अगर हमको कोई पॉइंट को हटाना पड़ता है, एक्सक्लूड करना होता है, तो हम उसके ठीक ऊपर में एक छोटा सा ओपन सर्कल बना देते हैं। ओके, तो जो चीज यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है ना मैंने, ये स्टेटमेंट इसी चीज को बता रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। कोई डाउट है किसी को इतना पार्ट में? कोई डाउट? बाकी लोग एक बार मुझे कंफर्म कर दो। नो सर। ठीक है, हमारे पास अभी 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। गाइस, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी करने के बाद सेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे, और आपका काम होगा घर जाकर आपके पास नोटबुक या कोई भी रेफरेंस बुक होगी, वहां से वेवी कर्व मेथड पढ़ने का। अगली क्लास में हम सीधा वेवी कर्व मेथड के ऊपर डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। आज की क्लास में जैसे जितना थ्योरेटिकल चीज हुआ था, अगली क्लास में नहीं होगा। वेवी कर्व मेथड समझाने में 5 से 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद प्रॉपर क्वेश्चंस वगैरह किए जाएंगे। ठीक है, तो अब जो इकलौता कॉन्सेप्ट बच गया है वो बच गया है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। अब प्रॉपर्टी कैसा देखते हैं क्या है। अच्छा देखिए, अगर आपको तो पता है कि 5 4 से बड़ा होता है, राइट? अब मान लीजिए एक प्रॉपर्टी में डिस्कस करता हूं, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं कांस्टेंट को दोनों जगह पे ऐड करूं तो इनइक्वालिटी का साइन अभी क्या है, 5 ग्रेटर देन 4 है। अब अगर मैं सेम नंबर ऐड करूंगा गाइस दोनों जगह पे, तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या सेम रहेगा? नहीं चेंज होगा सर। सेम रहेगा, राइट? बिकॉज़ 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये सेम है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता, एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्ट करता 2, तो 5 - 2 3 हो जाता, 4 - 2 2 हो जाता, तो अभी भी साइन क्या है, सेम है। ठीक है, अब चाहे मैं पॉजिटिव नंबर ऐड करूं या नेगेटिव नंबर ऐड करूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कभी भी साइन में कोई दिक्कत नहीं आती। जो चीज आपको ध्यान रखना होगा ना, वो ध्यान रखना पड़ेगा किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। देखो मल्टीप्लिकेशन जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है, एक ही चीज है। सब्ट्रैक्शन मतलब इनवर्स एडिशन हुआ, ठीक है? ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या है, एक ही चीज है। डिवीजन इज इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। 5 से डिवाइड करने का मतलब 1/5 से मल्टीप्लाई करना, तो दोनों एक ही चीज होती है, राइट? तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में हमको क्या चीज ध्यान में रखना होता है। मल्टीप्लिकेशन में अब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों मैटर करते हैं। तो चलो एक बार हम इंटू 2 करते हैं और एक जगह पे इंटू -2 करते हैं, ठीक है? अब जब इंटू 2 कर रहे हैं तो 5 × 2 10, 4 × 2 8, और यहाँ पे अगर -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 × -2 is -10, 4 × -2 is -8, ठीक है? अब बताओ कि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन क्या होना चाहिए, यही रहेगा, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, क्या साइन होगा, -8 की तरफ, -8 की तरफ, राइट? तो क्या दिखा आपको कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज नहीं हुआ था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो जो पहला साइन था अभी भी वही साइन है, लेकिन जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, साइन पलट गया, ठीक है? साइन पलट गया। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन सेम रहेगा, पहले अगर ग्रेटर देन था तो अभी भी ग्रेटर देन रहेगा,
पहले अगर लेस देन था तो अभी भी लेस देन रहेगा, लेकिन अगर हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो अगर पहले ग्रेटर देन था तो अभी लेस देन बन जाएगा, पहले लेस देन था तो अभी ग्रेटर देन बन जाएगा। ठीक है, और सेम चीज लागू होती है डिवीजन के लिए भी, सेम चीज लागू होती है डिवीजन के लिए भी। अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो जो ओरिजिनल साइन था इनइक्वालिटी का अभी भी वही साइन रहेगा, और अगर एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो जो ओरिजिनल साइन था अब वो उल्टा हो जाएगा, तो ग्रेटर देन बन जाएगा लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा लेस देन इक्वल टू, एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जो भी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की है ना आज की क्लास में, मैं उसका एक शॉर्ट में नोट्स भी आप लोगों को ग्रुप पे भेज दूंगा, आप उसे एक बार रीड कर लीजिएगा, और साथ ही में आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, क्या नोट कर लो राइट, बेबी कर्व मेथड। ठीक है, बेबी कर्व मेथड। तो इस मेथड को रीड करना, कोशिश करना समझने के लिए, और फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में और सीधा क्वेश्चंस पे जंप करेंगे राइट। सर बुक में तो ये नहीं दिया है मेथड। कौन सा बुक की बात कर रहे हो? एनसीईआरटी? एनसीईआरटी सर। एनसीईआरटी में नहीं होगा, थोड़ा नेट पे सर्च कर लो। ठीक है सर दूसरे नेम से होता है सर। दूसरा नेम क्या नाम है और इस मेथड का? सर बुक वाइज वेरी करता है, मतलब मुझे भी पता नहीं। आप मतलब मेन जो प्रॉपर जो नेट पे सर्च करोगे तो वेबी कर्व मेथड होगा, बाकी कुछ आपके जो जैसे बुक्स वगैरह में होंगे रूल्स और स्टेप्स टू सॉल्व एन इनइक्वालिटी, तो आप सीधा सा स्टेप्स टू सॉल्व एन इनइक्वालिटी में वो वेबी कर्व मेथड का नाम मेंशन नहीं करेंगे, बट वो स्टेप्स वही बताएंगे। ठीक है, अब जैसे सिंपल सा चीज है, किस टाइप के क्वेश्चंस के साथ डील करने के लिए हमको चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ x इज ग्रेटर देन -1, ये सबको समझ में आता है। ठीक है, लेकिन अब यहीं पे अगर मैं लिख रहा हूँ x - 3 डिवाइडेड बाय x + 2 इज लेस देन 0। ठीक है, ये लिखा। अब यहाँ पे x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा ताकि ये इनइक्वालिटी ट्रू हो। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको वेबी कर्व मेथड जानना है। ठीक है, तो रेफरेंस बुक में पढ़िए इस टाइप के एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करना है। ये सबसे इजी एक्सप्रेशन है, ये नहीं कि सबसे मुश्किल एक्सप्रेशन है। तो इसका x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? -2 से 3 तक। 2 और -2 एंड 3 इंक्लूड नहीं होगा। -2 से 3 के बीच में रहेगा, दोनों पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। वेरी गुड, तो इसलिए हमको ये मेथड जानने की जरूरत है। ठीक है, तो यहीं पे गाइस सेशन को एंड करते हैं, और छोटा सा नोट्स मैं आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, मिलते हैं अगली क्लास में।